किसे कहेंगे रुधिर परिसंचरण तंत्र? हमने बात की थी कि जहां भी आपको क्या दिखाई दे, तंत्र, जहां का मतलब यानी कि बॉडी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो जहां पर भी ये तंत्र लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, अंगों का समूह। क्या होता है, अंगों का समूह। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात कर रहे हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई रुधिर परिसंचरण तंत्र होता क्या है, तो आप सीधा सा बता सकते हो कि ये जो नाम दिख रहा है इससे इसकी डेफिनेशन आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कि सर रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक रुधिर हो गया, एक परिसंचरण हो गया, और एक क्या हो गया, तंत्र हो गया। रुधिर का मीनिंग आप समझते हो, रुधिर का मतलब रुधिर ही है कि रुधिर हमारे शरीर का एक क्या होता है, अंग होता है। एक क्या होता है, अंग। परिसंचरण का मतलब क्या होता है, परिसंचरण का मतलब होता है चारों ओर गमन करना। कैसे कि परि का मतलब होता है चारों ओर, संचरण का मतलब होता है गमन करना। और गमन करने के लिए जो आवश्यक जो अंग होंगे, किसके गमन करने के लिए, रुधिर के गमन करने के लिए जो अंग आवश्यक होंगे, उन अंगों का समूह ही क्या कहलाएगा, रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। ये बात बताने वाला व्यक्ति कौन था, विलियम हार्वे था। कौन था, विलियम हार्वे था। इसने बात बोली कि जो रुधिर का जो क्या होता है, परिसंचरण जो होता है, ये मानव के शरीर में बंद और दोहरा होता है। कैसा होता है, बंद और दोहरा। बंद और दोहरा का मतलब क्या होता है, बंद और दोहरा का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो ब्लड जो है उसका जाने का माध्यम क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं होती हैं, जैसे धमनी और शिराएं होती हैं कि नहीं। तो उनसे होकर जो क्या ब्लड है वो शरीर में क्या करता है, गमन करता है। इसलिए तो क्या कहेंगे, बंद होता है। लेकिन दोहरा का मतलब क्या होता है, दोहरा मतलब डबल। तो डबल से क्या मतलब है, यहाँ पर डबल से मतलब ये है कि मैं ये बोलूं कि हमारा जो हृदय जो है, हमारा जो क्या है, हृदय, हृदय के पास जो रक्त है वो कितनी बार पहुंचता है, 2 बार। एक बार अशुद्ध के रूप में और एक बार शुद्ध के रूप में। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे शरीर में रुधिर का जो परिसंचरण जो होता है वो कैसा होता है, दोहरा होता है। दोनों बात समझ में आई कि नहीं आई। ये मानव के शरीर में रुधिर का जो परिसंचरण होता है वो कैसा होता है, बंद और दोहरा। बंद का मतलब रुधिर वाहिकाओं से होकर, दोहरा का मतलब हृदय के पास कितनी बार, 2 बार। एक बार किसके रूप में, अशुद्ध के रूप में, और एक बार किसके रूप में, शुद्ध के रूप में। अशुद्ध रक्त किसको कहते हैं, जिसमें CO2 गैस होती है, और शुद्ध रक्त किसको कहते हैं, जिसमें O2 गैस होती है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, तो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो नई लाइन से, शरीर में, शरीर में रक्त के, शरीर में रक्त के चारों ओर, चारों ओर ओब्लिक लगा देना, चारों ओर ओब्लिक लगा के लिखो, सभी अंगों तक, सभी अंगों तक गमन करने के लिए, गमन करने के लिए आवश्यक अंगों का समूह है, आवश्यक अंगों का समूह है रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र कहलाता है। फिर लिखो आवश्यक अंग, कि कौन कौन से अंग हैं जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, हाँ, कि जैसे कि कौन कौन से अंग हैं कि वो आपस में मिलकर क्या करते हैं, इस रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। तो वो अंग कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका क्या हो गया, गमन कौन करेगा भाई, कौन करेगा, तो एक तो रुधिर खुद हो गया, अगर रुधिर ही नहीं होगा तो गमन कौन करेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या कहते हैं कि हमारा जो क्या होता है, ये रुधिर परिसंचरण जो तंत्र होता है ये किसकी तरह होता है या किसकी तरह काम करता है।
अपने घर पर एक पानी की मोटर होती है जिसकी एक व्यवस्था है, जिसकी एक व्यवस्था है कि नहीं? क्या व्यवस्था है? कि पानी की मोटर है, उससे क्या गुजरेगा? पानी गुजरेगा। और जो पानी गुजरने के लिए पाइप जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? मतलब पानी की मोटर होगी, एक पानी खुद हो गया और एक पाइप लाइन होगी। तो जिस तरीके से उस पानी की मोटर की व्यवस्था है, जिस तरीके से वो काम करती है, वैसी की वैसी व्यवस्था हमारे शरीर में इस रुधिर परिसंचरण तंत्र की है। वैसे की वैसे कौन काम करता है? रुधिर परिसंचरण तंत्र काम करता है। कैसे? वहां पर पानी है तो यहाँ पर क्या है? ब्लड है। पानी को आप कहीं भी भेजोगे, मतलब ब्लड है वो शरीर के पूरे अंगों तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो पानी की तरह इधर तो कौन हो गया? ब्लड हो गया। अब पानी को आप कहीं दूर जगह भेज रहे हो तो क्या पानी अपने आप चला जाएगा? नहीं, उसको पंप करेगी, उसको प्रेशर देगी, उसको दाब देगी कौन? यानी कि ये जो क्या है, आपका जो पानी था उस पानी को प्रेशर देने का काम कौन कर रही है? वो पानी की मोटर कर रही है कि नहीं कर रही? तो हमारे शरीर में भी ब्लड सभी अंगों तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो उसको जाने के लिए उसको पंप करने का काम कौन करेगा? हृदय करेगा। तो दूसरा अंग कौन सा हो गया? हृदय हो गया। कौन सा हो गया? हृदय हो गया, हार्ट हो गया। अब देखो कि पानी है वो दूसरी जगह जा रहा है, जाने के लिए उसको माध्यम के रूप में पाइपलाइन की आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? तो हमारे शरीर में भी इस ब्लड को और अंगों तक जाने के लिए रुधिर वाहिकाओं की आवश्यकता हुई कि नहीं हुई? तो ये जो अंग है तीसरा अंग, ये क्या हो गया आपका? तो ये आपका हो गया रुधिर वाहिकाएं। क्या हो गई? रुधिर वाहिकाएं हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई। क्या हो गई? ब्लड वेसल्स हो गई। मतलब बात समझ में आई कि नहीं आई? कि रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है, ये रुधिर परिसंचरण तंत्र कौन कौन से अंगों से मिलकर बना होता है? रुधिर, हृदय और रुधिर वाहिकाओं से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और अपन ने एक बात लिखी है कि हमारा जो क्या है, शरीर में रुधिर का जो परिसंचरण जो होता है वो कैसा होता है? दोहरा और बंद होता है। तो लिख लो इस चीज को ऐसा कैसा कि मानव शरीर में रुधिर का बंद एवं दोहरा परिसंचरण होता है। बंद का मतलब भी समझ में आ गया आपके, और दोहरा का मतलब भी क्या हो गया? समझ में आ गया। बंद का मतलब रुधिर वाहिकाओं से होकर, दोहरा का मतलब कि हृदय के पास कितनी बार जाएगा? 2 बार। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बारे में। जब तीनों पढ़ लेंगे उसके बाद में परिसंचरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि तीनों का काम पढ़ेंगे तो फिर तीनों को हम करेंगे कि तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं, फिर वो क्या हो जाएगा? आपका सर्कुलेशन हो जाएगा। आपको समझना है, ध्यान देना है। एक बात और लिख दो कि रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है, इसकी खोज करने वाला कौन था? तो इसकी खोज करने वाला था विलियम हार्वे। तो नीचे लिख दो खोजकर्ता, कि रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है इसके खोजकर्ता कौन थे? तो इसके खोजकर्ता थे विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। ये सारी बात जो हमने लिखी है ये किसने बताई थी? विलियम हार्वे ने बताई थी। इसलिए इसको क्या कहते हैं? खोजकर्ता कहते हैं, खोजकर्ता कहते हैं। अब देखो इसके बाद सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? रुधिर की बात करेंगे, ब्लड की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा, आपको बताई हुई बात है, मैं ये बोलूं भाई कि कार्डियो, कार्डियो का मतलब क्या होता है? कार्डियो शब्द का प्रयोग हमारे शरीर के कौन से अंग के लिए किया जाता है? हार्ट के लिए किया जाता है, हृदय के लिए किया जाता है। मैं बोलूं कि डेंटो शब्द का प्रयोग दांतों के लिए, किसके लिए? मैं बोलूं ओस्टियो शब्द हड्डी के लिए। मैं बोलूं गैस्ट्रो शब्द पेट के लिए, किसके लिए? पेट के लिए। मतलब ये हो गया इस शरीर का कोई भी जो अंग है उसके लिए किसी ना किसी शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्लड जो है
ये ब्लड हमारे शरीर का अंग है या नहीं है? इस चीज से सभी श्योर हो कि रुधिर हमारे शरीर का एक क्या है? अंग है। अंग है, इसका मतलब ये शरीर में कोई ना कोई क्या करेगा? कार्य करेगा। कोई ना कोई क्या करेगा? कार्य करेगा। अब कार्य करेगा वो हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि ये अंग है, इसका मतलब इसका भी कोई ना कोई क्या है? शब्द है, या इसके लिए भी किसी ना किसी शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। बुक्स में लिखा हुआ तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। और वो शब्द जो है कि यानी कि इस रुधिर के लिए, इस रक्त के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है हेमेटो या फिर हीमो। हेमेटो शब्द का प्रयोग भी किसके लिए करते हैं? रुधिर के लिए करते हैं, ब्लड के लिए करते हैं। और हीमो शब्द का प्रयोग भी किसके लिए करते हैं? ब्लड के लिए करते हैं, रुधिर के लिए करते हैं। अब यहां मैं बात करूं कि देखो आपसे कोई भी पूछ ले कि जो क्या है, जो ब्लड जो है, इस ब्लड का अध्ययन करना क्या कहलाता है? रुधिर है, रुधिर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? या दूसरे शब्दों में ये पूछ ले कि विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत रुधिर का अध्ययन किया जाता है? तो जहां भी अध्ययन करने की बात आए वहां पर दिमाग में क्या आए? लॉजी। लॉजी का मतलब अध्ययन करना। ठीक है। किसका अध्ययन कर रहे हो? ब्लड का। और ब्लड के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? हेमेटो शब्द का। तो यहाँ पर क्या लगा दो? हेमेटोलॉजी। हिंदी में बोलते हैं रुधिर विज्ञान। अब बोलोगे कि सर ये बोले कि ये बोले, ठीक है, तो बोल बोल के देख लो, जो अच्छा लगे, जिसको बोलने में मजा आए उसके साथ क्या कर दो? हीमोलॉजी, हेमेटोलॉजी, हीमोलॉजी, हेमेटोलॉजी। फीलिंग्स किस में आ रही है आपको? हेमेटोलॉजी में आ रही है। ठीक है। और बाकी आप एक दो बार पढ़ोगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। ये रक्त का अध्ययन करना या रुधिर का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। अब मैं ये बोलूं कि रुधिर हमारे शरीर का अंग है कि नहीं है? अंग है, तो इसका निर्माण कोशिकाओं से हुआ है कि नहीं हुआ? और रक्त में कौन कौन सी कोशिका होती हैं? आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी और क्या होती हैं? प्लेटलेट्स। मतलब ये है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का निर्माण होगा तो ब्लड का क्या होगा? निर्माण होगा। ठीक है। तो उस ब्लड का निर्माण जो होता है, उस निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कि रुधिर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब क्या होता है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नष्ट होती है, मतलब रुधिर भी क्या होता है? नष्ट होता है। मतलब ब्लड सेल्स नष्ट हो रही है, मतलब ब्लड भी क्या हो रहा है? नष्ट। क्योंकि ब्लड एक ऑर्गन है, तो ऑर्गन है तो वो सेल से बना हुआ है कि नहीं? तो सेल बन रही है मतलब ब्लड का निर्माण हो रहा है, सेल क्या हो रही है? नष्ट हो रहे हैं, तो ब्लड भी क्या हो रहा है? नष्ट। तो क्वेश्चन आता है कि जो रक्त जो है, उस रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और रक्त के नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखो कि ये जो रुधिर जो है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और दूसरी होती है नष्ट होने की प्रक्रिया होती है। दोनों बिल्कुल इजी हैं, इनसे इजी कुछ भी नहीं है। तो देखो, नष्ट होने की प्रक्रिया क्या है और निर्माण की प्रक्रिया क्या है? अब देखो, निर्माण के लिए याद रखना किसका निर्माण हो रहा है? रुधिर का निर्माण हो रहा है। रुधिर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? हेमेटो या हीमो। तो यहां पर हम कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यहां पर हम हीमो शब्द का प्रयोग करेंगे। और हीमो के साथ लगा देना पाइसिस। पाइसिस का मतलब होता है निर्माण करने की प्रक्रिया, या जेनेसिस का मतलब भी होता है निर्माण करने की प्रक्रिया। कई जगह जेनेसिस होगा किसी शब्द के साथ, तो किसी के साथ क्या होगा? पाइसिस होगा। अब यहाँ पर वही बात दोबारा से, सर हेमेटो लगाएं या हीमो लगाएं? तो बोल बोल के देख लो, अच्छा जिसमें लग रहा है वही लगा दो। तो हेमेटोपाइसिस या हीमोपाइसिस? हीमोपाइसिस। तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपाइसिस कहलाती है। लेकिन नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो नष्ट क्या हो रहा है? नष्ट रुधिर तो नष्ट हो रहा है, तो क्या लिख दूं यहाँ पर? हीमो। और देखो, आपने पढ़ा होगा और पढ़ते भी हो लाइसो। लाइसो का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। लाइसो का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। और नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लाइसो से बन गया लाइसिस। क्या बन गया? लाइसिस। तो इस हीमो के साथ में क्या लगा दूं? लाइसिस लगा दूं। तो ये जो आपका रक्त, जो रुधिर जो है, इसके नष्ट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
हीमोलाइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमो। देखो कितने काम आ रहे हैं, हेमेट और हीमो। देखो इनसे ही बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं बढ़ते जा रहे। अब ये बोलूं मैं आपको कि ये जो रक्त जो है, रुधिर जो है, इसका आप मापन करवाते हो, मेजरमेंट मापन करवाते हो क्या? डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर की सर मैं तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। बोला तेरे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। बोला तो सीबीसी करवा के आ, देखते हैं तेरे क्या हो गया। होता है नॉर्मली टेस्ट, ब्लड टेस्ट डॉक्टर बोलता ही बोलता है, ठीक है। तो मतलब आप ब्लड का क्या करवा रहे हो? मापन करवा रहे हो कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कि कोई आरबीसी कम ना हो जाए, कोई डब्ल्यूबीसी ना कम हो जाए, प्लेटलेट्स कम नहीं हो जाए, हीमोग्लोबिन कम नहीं हो जाए, तो आप ब्लड का मापन करवा रहे हो। मतलब ब्लड मापन का मतलब क्या है कि ब्लड की जो सेल्स है उनका ही तो मापन हो रहा है कि आरबीसी ना। उसके लिए अलग 50 रुपए लगते हैं ग्रुप टेस्ट के लिए, ठीक है ना। उसमें 200 रुपए में वो शामिल नहीं होता, ठीक है ना। उसमें तो यही बताएगा कि आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स क्या है, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है घट रहा है, यही चीज बताता है वो, ठीक है। ग्रुप के लिए अलग टेस्ट होता है। अब देखो इसमें मैं ये बोलूं आपको कि बताओ भाई कि जो ब्लड का जो आप मापन करवाते हैं, तो मापन करने वाला जो उपकरण जो होता है, यंत्र जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? या रक्त की कोशिकाओं का मापन कौन से उपकरण द्वारा किया जाता है? एक ही तो बात है, रक्त का मापन हो रहा है मतलब रक्त की कोशिकाओं का ही तो मापन हो रहा है। तो देखो कि ये जो रुधिर जो है, इसका जो मापक जो यंत्र होता है, इसको मापने वाला जो यंत्र उपकरण जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो किसका मापन करवा रहे हो आप? रुधिर का, रक्त का? रक्त के लिए कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हो? हीमो का। और रक्त का मापन करवा रहे हो मतलब रक्त की कोशिकाओं का मापन करवा रहे हो। और कोशिका है, कोशिका के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? तो कोशिका के लिए हम साइटो शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन से शब्द का प्रयोग? साइटो। जैसे रुधिर के लिए हेमेटो हीमो का किया है, वैसे ही कोशिका के लिए किसका? साइटो। इस साइटो से मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? हीमो साइटो। और मापने वाला मीटर। तो देखो कि रुधिर को मापने वाला जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर। हीमो का मतलब रक्त, साइटो का मतलब रक्त की कोशिका, और मीटर का मतलब मापने वाला। तो रक्त कोशिकाओं को मापने वाला यंत्र या रक्त को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर कहलाता है। इसके बाद मैं आपको बोलूं कि बताओ भाई कि ये जो क्या है, रक्त जो है, इस रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? बोल रहे हो ना आप कि निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपाइसिस। तो ये हीमोपाइसिस होता कहाँ है, या रक्त का निर्माण होता कहाँ है? तो देखो कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। आपको सीधा पूछा जाए कि जो रक्त जो है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा। किसमें होता है? 1800 अस्थि मज्जा की सरिये की दर होता है। ये क्या होता है? लाल अस्थि मज्जा क्या होता है? देखो अस्थि का मतलब हड्डी, कि बड़ी जो हड्डियां जो होती हैं उनके बीच का भाग क्या कहलाता है? अस्थि मज्जा कहलाता है, बोन मैरो कहलाता है। दो होते हैं, एक किनारों की तरफ होता है, एक बीच में होता है। किनारों की तरफ जो होता है उसको बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, बीच में जो होता है उसको बोलते हैं पीला अस्थि मज्जा। तो निरंतर जो रक्त का निर्माण होगा वो कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में होगा। किस में होगा? लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे पूछूं कि बच्चा है वो गर्भाशय में है, भ्रूण अवस्था में है, तो वो गर्भाशय में है, भ्रूण अवस्था में है, भ्रूण के रूप में है, तो क्या उसके शरीर में ब्लड नहीं होता? होता है, ब्लड होता है। तो वो जो ब्लड है, उस ब्लड का निर्माण कहाँ हुआ? क्या उस बच्चे के शरीर में बड़ी हड्डियां हैं? अच्छा, यानी बाहर से, बाहर से। अरे वो बच्चा जैसे जैसे क्या होगा, मैच्योर होता जाएगा, ठीक है, ग्रोथ करता जाएगा, वैसे वैसे उसके शरीर में जैविक क्रियाएं होना शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जैविक क्रिया। तो उनके लिए ब्लड की आवश्यकता तो होगी कि नहीं होगी? मतलब उसके शरीर में ब्लड का क्या हो रहा है? निर्माण। अब हमने तो कह दिया कि जो हमारे शरीर की बड़ी जो हड्डियां होती हैं उनमें जो बीच का भाग होता है वो क्या कहलाता है? बोन मैरो। उसमें ब्लड का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन उस बच्चे में थोड़ी ना, उसमें तो छोटी छोटी उंगली जैसी क्या होती हैं? हड्डियां। तो उनमें बोन मैरो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पर क्या होता है? ब्लड का निर्माण होता है। और वो ब्लड का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? तो वो होता है यकृत में। किसमें होता है? यकृत में होता है, जिसको आप क्या बोलते हो? लीवर बोलते हो। कलेजा किसको बोलते हो? लीवर को। जिगर किसको बोलते हो? तो देखो यहाँ याद रखना, ये चीज हम जो भी पढ़ रहे हैं साइंस में, वो किसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं? एवरेज, औसत, व्यस्क के किसके अकॉर्डिंग? व्यस्क।
तो देखो कि जो वयस्क जो व्यक्ति होता है, अडल्ट जो होता है, उस अडल्ट में तो ये जो क्या होता है, ब्लड जो है उसका निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। लेकिन भ्रूण अवस्था में, कौन सी अवस्था में, भ्रूण अवस्था में जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, लीवर में होता है। किस में होता है, लीवर में। ठीक है। या ऐसे पूछ ले कि नवजात शिशु में, नवजात शिशु का मतलब भी क्या होता है कि जन्म से 1 माह तक का जो बच्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं, नवजात कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो क्या करना शुरू कर देगा, दूध पीना शुरू कर देगा, वैसे वैसे उसका शरीर ग्रोथ करना शुरू कर देगा, तो हड्डियां भी ग्रोथ करना क्या कर देंगी, शुरू कर देंगी। तो फिर निर्माण कहाँ शुरू हो जाएगा, अस्थि मज्जा में शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो कि जो रक्त जो है, इस रक्त की मात्रा कितनी होती है, कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। क्या सभी के शरीर में रक्त की मात्रा समान होती है, नहीं। क्यों, क्योंकि शरीर का कोई भी जो अंग जो होता है उसका आकार, उसका वजन किस पर डिपेंड करता है, शरीर के आकार, शरीर के वेट पर क्या करता है, डिपेंड। मान लो कि अंगों का आकार बड़ा है तो शरीर भी क्या रहेगा, बड़ा। शरीर के अंगों का वजन भी क्या रहेगा, ज्यादा। शरीर बिल्कुल छोटा दुबला पतला है, ठीक है, तो क्या रहेगा, अंगों का आकार भी कम रहेगा, वजन भी क्या रहेगा, कम। लेकिन हम तो एवरेज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, एवरेज अभी पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली जो वयस्क जो व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो उस व्यक्ति में ब्लड की मात्रा 5 से कितनी होती है, 6 लीटर होती है। 6 आगे लीटर लगाओ भाई, तरल पदार्थ है तो लीटर में मापेंगे। तो ब्लड जो है इसकी मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। लेकिन ये बात नहीं पूछता वो, ये बात तो क्वेश्चन में देता है कि एक वयस्क व्यक्ति में 5 से 6 लीटर क्या होता है, रक्त होता है। यह शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होता है, तो शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होगा, तो हमारे शरीर में जो रक्त है वो हमारे वजन का कितना होता है, तो हमारे वजन का होता है 6 से 7 से 8%। तो शरीर के वजन का कितना होता है, 7 से 8%। याद करने में दिक्कत शायद नहीं आएगी। अगर पूछे कितना सीधा तो 5 से 6 लीटर, लेकिन ये 5 से 6 लीटर कितना है, शरीर के वजन का 7 से 8 लीटर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लगभग एवरेज जो व्यक्ति होता है उसका वेट 70-72 किलो का व्यक्ति मानते हैं कि नहीं मानते, कि जिसमें 70-72-75 किलो वेट है वो एवरेज है। तो उसके अकॉर्डिंग कितना है, 5 से 6 लीटर है। अब कोई है ही बिल्कुल दुबला पतला तो उसके शरीर का कितना देख लो आप, उसमें 5 से 6 लीटर देख लो, क्या देख लो, 5 से 6 लीटर देख लो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई इतनी। अब इसके बाद कि जो रक्त जो है, इस रक्त की प्रकृति कैसी होती है, इसकी नेचर कैसी होती है। तो देखो एक पदार्थ ही तो है ये, पदार्थ अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। लेकिन हमारा जो ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय में भी प्रबल या दुर्बल, दुर्बल, दुर्बल का मतलब हल्का क्षारीय होता है। और हल्का क्षारीय है मतलब इसकी पीएच कितनी होती है, तो इसकी पीएच होती है 7.4। कि हमारा शरीर में जो ब्लड जो है वो ब्लड कैसा प्रकृति का, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसकी पीएच कितनी होती है, 7.4 होती है। अगर ये पीएच 7 और 10, 10.5 के बीच में है तो ये क्षारीय, हल्का क्षारीय है। अगर ये 10.5 और 14 के बीच होती तो क्या होता, प्रबल क्षारीय होता। क्या होता, प्रबल क्षारीय। दूसरा मैं ये बोलूं कि जो रक्त जो है वो रक्त जल में घुलता है कि नहीं घुलता, घुलता है क्या, तो आप ये बोल सकते हो क्या कि रक्त जो है वो जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर, और उस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि रक्त होता है, रक्त होता है। ऑप्शन से पता चलेगा, क्वेश्चन से कुछ नहीं पता चलेगा। देखो रक्त क्या होता है, रक्त परिसंचरित अंग होता है। क्या होता है, नो सर। अच्छा चलो, दूसरा कि रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है, होता है। अच्छा, क्यों, क्योंकि जहां भी आप रक्त पढ़ते हो वहां पर पहली लाइन यही लिखी होती है कि रक्त एक तरल संयोजी क्या होता है, उत्तक होता है। चलो आपकी बात से मैं सहमत हूं।
रक्त मीजोडर्मल अंग होता है। क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, क्यों? वचन कथन कैसे बदलने लग गई? अरे तो बोल रहे थे कि नहीं होता, अब बोल रहे हो कि क्या पता सर। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी, क्यों? ये तो होता ही नहीं, इसलिए उपरोक्त सभी कैसे हुआ आपका? आप तो बदलने वाले हो ना। ठीक है, तो एक बार आपको क्या करना है, इसको नोट करना है, फिर ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? देखो, वो अंदाजा है ना, वो हटा देना आप वाला, कि पहले क्या हुआ करता था कि किसी भी जो क्या होता था कि कोई भी ऑप्शन था, उस ऑप्शन के अंदर क्या आता? उपरोक्त सभी आता, वही उसका क्या होता? आंसर होता। आजकल ऐसा नहीं होता, ये तो इसमें ही हो रहा है। बाकी ये मत सोचना कि जिसमें उपरोक्त सभी आ गया वो उसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है ना? इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, क्यों होता है। करो, इसको नोट करो। है इस मेजोडर्मल अंग का मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं कि जो भ्रूण जो होता है 9 माह तक गर्भाशय में रहता है, और वो क्या करता है? अनेक अवस्थाओं से गुजरता है और अपने शरीर में क्या करता है? ग्रोथ करता है। ठीक है, तो गर्भाशय के अंदर जो भ्रूण की अवस्थाएं होती हैं उसको तो अपन भ्रूण अवस्था बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो उसके अंदर क्या होता है? एक अवस्था आती है जिसका नाम है गैस्ट्रूला। क्या नाम है? गैस्ट्रूला। और इस गैस्ट्रूला अवस्था में क्या होता है कि जो भ्रूण जो होता है, ये गैस्ट्रूला जो अवस्था है, इस गैस्ट्रूला अवस्था में ये भ्रूण जो होता है, ये भ्रूण 3 लेयर में, कितनी लेयर में? 3 लेयर में, यानी कि 3 भीतियों में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। सबसे बाहर वाली जो होती है इसको बोलते हैं एक्जोडर्म। क्या बोलते हैं? एक्जो। एक्जो का मतलब होता है बाहर। एक्जो का मतलब, जो सबसे बाहर वाली है उसको क्या कहेंगे? एक्जोड्रम कहेंगे। ठीक है, फिर ये जो बीच वाली जो है मध्य, और मध्य का मतलब मीजो, मध्य का मतलब, तो इसको क्या कहेंगे? मीजोड्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजोड्रम कहेंगे। और सबसे जो अंदर वाली जो है, इस सबसे अंदर वाली को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे, अंदर का मतलब आंतरिक, तो इसको कहेंगे एंडोड्रम। की कौन सी अवस्था? भ्रूण की जो गैस्ट्रुला जो अवस्था होती है, उस गैस्ट्रुला अवस्था में ये भ्रूण जो है वो कितनी लेयर में विभक्त हो जाता है? 3 लेयर में विभक्त हो जाता है। और जैसे ही गैस्ट्रुला अवस्था आती है वैसे ही इसमें अंगों का निर्माण होना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अब हम ये बोले कि प्रत्येक जो ये लेयर जो है इससे अलग अलग अंग का क्या होता है? निर्माण। कि कुछ अंग ऐसे हैं जिनका निर्माण एक्सोड्रम से होता है, कुछ का मेसोड्रम से होता है, कुछ का एंडोड्रम से होता है। हम पढ़ रहे हैं क्या? ब्लड। क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड। ठीक है, ब्लड का निर्माण किसमें होता है? ब्लड का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। किसमें होता है? यानी कि जो रक्त जो है उस रक्त का निर्माण किसमें हुआ? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा किसका भाग है? अस्थि मज्जा किसका भाग है? अस्थि का भाग है कि नहीं? और ये जो अस्थि जो है, इस अस्थि का जो निर्माण है वो कहाँ से होता है? तो इस अस्थि का निर्माण होता है मीजोड्रम लेयर से। किससे होता है? मीजोड्रम लेयर से। मीजोड्रम लेयर से अस्थि का निर्माण हो रहा है, तो अस्थि मज्जा का निर्माण भी किससे हो रहा है? मेसोड्रम से हो रहा है। और अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण हो रहा है, मतलब रक्त को भी आप क्या कह सकते हो? मेसोड्रमल अंग कह सकते हो कि नहीं कह सकते? ऐसे ही मैं बोलूं हृदय का निर्माण है, वो भी किससे होता है? मेसोड्रम। किससे होता है? तो हृदय को भी हम क्या कह सकते हैं? मेसोड्रमल अंग कह सकते हैं। कि जिस अंग का निर्माण मेसोड्रम लेयर से हुआ है उसको हम क्या कह सकते हैं? मेसोड्रमल अंग कह सकते हैं। इसलिए हम रक्त को क्या कहते हैं? मेसोड्रमल अंग कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कि रक्त अपनी जगह एक परिसंचरित अंग है कि नहीं है? कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपने को तो पता तो है ना कि परिसंचरित का मतलब होता है चारों ओर, रक्त चारों ओर गमन करता है, इसलिए इसको हम किसकी संज्ञा दे सकते हैं? परिसंचरित अंग की संज्ञा दे सकते हैं। तरल
द्रव्य रूप में होता है, सभी अंगों को जोड़ता है, कोशिकाओं का समूह है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। और मेसोडर्मल अंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो कहाँ से हुआ है, मेसोडर्म लेयर से हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई, ठीक है। अब देखो इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि रक्त जो है, अब आप बोलोगे कि रक्त शरीर का एक अंग है कि नहीं है, रक्त शरीर का क्या है, अंग है। मैं आपको ये बोलूं कि आप क्या कर रहे हो, सब्जी बना रहे हो, क्या कर रहे हो, सब्जी, आपको मौका मिला है सब्जी बनाने का, देखो कितनी अच्छी बात है कि आप सब्जी बना रहे हो, ठीक है ना। इधर देखो भी, आपको मौका मिला है सब्जी बनाने का कि ओ हेलो मेरी हेल्प करवा दो ना, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, तेरी हेल्प करवा दूंगा। क्या करना है आप तो ये बताओ, तो बोलो हाँ क्या करना है, आप है ना बस इतना सा कर दो, ये सब्जी है ना इसको काट वाट के दे दो, मुझे सारा सामान दे दो, फिर इसको बनाता हूँ मैं दूंगा, ठीक है ना। अभी दूंगे की बात है, क्योंकि रूम पार्टनर दो होते हैं, तो एक सब्जी बनाता है, एक रोटियां बनाता है। तो आप देखो कि सब्जी बनानी है, मतलब कि जो सब्जी है वो बनेगी तो उसके लिए अनेक पदार्थ चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, ठीक है। ये सब्जी बनेगी तो उसके अंदर आप नमक मिर्च हल्दी वगैरह कुछ भी है जो डालते हो, सारे के सारे सब्जी में भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है। मतलब उस सब्जी के घटक हुए एक नहीं हुए, घटक हुए एक नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ये बोलूं कि रक्त एक हमारे शरीर का अंग है, एक पदार्थ है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका भी निर्माण है वो अनेक घटकों से हुआ है कि नहीं हुआ, अनेक घटकों से हुआ है। तो ये जो क्या होते हैं, रक्त के जो घटक जो होते हैं, इनको आप कितने भागों में बांट सकते हो, दो भागों में। ये रक्त के जो घटक हैं उनको कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। या मैं ये भी बोल सकता हूं कि हम रक्त है उसको भी कितने भागों में बांट सकते हैं, कि रक्त है, रक्त के जो घटक हैं अगर उनको दो भागों में बांट रहे हैं, मतलब रक्त को कितने भागों में बांट रहे हैं, दो भागों में बांट रहे हैं। और दो भाग जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, समझना पहले आराम से कि ये क्या है, रक्त, या मैं बोल दूं कि रक्त के घटक। और इनको जो है आप कितने भागों में बांट सकते हो, दो भागों में बांट सकते हो। दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो दो भाग कौन कौन से, एक तो ये वाला होता है और एक ये वाला होता है। वेरी गुड, कि रक्त को कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसको नाम देता हूं मैं कि देखो कि जो एक रक्त है उस रक्त का एक भाग है उसको तो हम क्या बोलेंगे, तरल भाग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तरल भाग, ठीक है। लिक्विड पार्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लिक्विड पार्ट बोलेंगे। यानी कि ये तो सभी बता दोगे कि सर हाँ रक्त तो हमें भी तरल ही दिखता है, तो एक रक्त का कैसा भाग हो गया, तरल भाग हो गया। और दूसरा जो रक्त का भाग होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है ठोस भाग, क्या होता है, ठोस भाग। सर ये कैसे हो सकता है, क्या पत्थर की तरह होता है रक्त, सॉलिड कहाँ से आ गया, ठोस का मतलब तो क्या होता है, जैसे पत्थर वगैरह जो है जिनके कण पास पास होते हैं वो क्या है, ठोस है। तो रक्त तो ऐसा होता ही नहीं है, रक्त तो केवल कैसा होता है, तरल होता है। लेकिन मैं बात करूं कि रक्त एक अंग है, और अंग है तो इसके अंदर क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी। और कोशिकाएं जो हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, सूक्ष्म कणों के रूप में होती हैं कि नहीं होती। और वो जो कोशिका है वो किस रूप में होंगी, ठोस रूप में होंगी, किस रूप में होंगी, ठोस रूप में। क्वेश्चन आता है कि रक्त जो है उस रक्त का अधिकांश भाग, अधिकांश का मतलब आधे से ज्यादा जो भाग है वो कैसा होता है, तरल होता है। और उसे क्या कहा जाता है, तो उसे प्लाज्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, प्लाज्मा। कि रक्त का अधिकांश भाग जो है वो तरल होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा कह सकते हैं। अधिकांश भाग मतलब रक्त का कितना प्रतिशत भाग है जिसे आप तरल या प्लाज्मा कह सकते हो। तो रक्त का जो 55% जो भाग है वो कैसा होता है, तरल होता है, प्लाज्मा होता है। इसलिए दिखाई भी कैसा देता है, तरल दिखाई देता है, ठीक है। अब मैं बात करूं कि ये जो ठोस जो भाग है, ये ठोस भाग है ये किसको इंक्लूड करता है, या ठोस भाग बनाने वाली क्या होती है, तो ठोस भाग का निर्माण करने वाली क्या होती है, कोशिका। ये रक्त में जो कोशिका होती है वो ठोस रूप में होती है, छोटी कणिकाओं के रूप में होती है। तो इसके अंदर क्या होती है, तो इसके अंदर कोशिका या कणिका होती है। कि रक्त का अधिकांश भाग तरल होता है, 55% भाग क्या होता है, तरल, जिसे आप प्लाज्मा कहते हो। तो ब्लड अपने आप में 100%, तो 100 में से ये 55%, तो वो कितना बचा, 45% बचा, कितना बचा, 45% बचा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई,
कि रक्त है, रक्त को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, या रक्त के जो घटक हैं उनको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। बात करेंगे रक्त के घटक कौन कौन से हैं अभी। अब देखो कि ये जो ठोस भाग जो है इसमें किसको रखा है, कोशिकाओं को, मतलब कि ये जो कोशिकाएं हैं ये रक्त के घटक हैं कि नहीं है। जैसे मैं बोलूं आरबीसी, यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे फिर पढ़ेंगे तो आराम से इनका पूरा नाम लिख दूंगा। जैसे मैं बोलूं WBC और मैं बोलूं प्लेटलेट्स, ये कोशिकाएं जो हैं ये कोशिकाएं रक्त के घटक हैं कि नहीं है, और जिनको किस में रखा है, ठोस भाग में रखा है। दूसरा मैं ये बोलूं कि ये जो प्लाज्मा जो होता है, इस प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है, तो ये प्लाज्मा जो है इसका निर्माण किससे होता है, तो इसका जो निर्माण है वो होता है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से। किससे होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से होता है। और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में क्या होता है, तो सुनो ध्यान से कि प्लाज्मा है वो कैसा है, तरल, कैसा है, तरल है। तो इसमें तरल के लिए क्या होगा, जल होगा। कि प्लाज्मा में एक तो क्या होता है, जल होता है। जल कार्बनिक पदार्थ है या अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ है। प्रकृति में पाए जाने वाला सर्वाधिक अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है, जल है। इसके बाद में मैं बोलूं कि ये प्रोटीन क्या होगी, प्रोटीन होगी। और मैं बोलूं ग्लूकोज एवं खनिज तत्व। जल अकार्बनिक पदार्थ है, प्रोटीन कार्बनिक पदार्थ है। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और किससे होता है, नाइट्रोजन से होता है। ठीक है, ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से निर्माण होता है, तो ये भी कार्बनिक पदार्थ। खनिज तत्व अकार्बनिक पदार्थ। तो जल और जो खनिज तत्व हैं वो तो क्या हो गए, अकार्बनिक, और ये दोनों क्या हो गए, कार्बनिक हो गए। तो अब देखो कि जल हो गया, प्रोटीन, ग्लूकोज, खनिज तत्व, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मतलब ये रक्त के घटक हैं कि नहीं, इनसे मिलकर ही रक्त का निर्माण हुआ है। मतलब इनको कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। एक तरल होता है, तरल में इसको रख दिया प्लाज्मा को, प्लाज्मा इससे मिलकर बना होता है। ठोस में कोशिकाओं को रख दिया, कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। अब यहाँ से याद रखना कि ये जो क्या है, जल जो है इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 90 से 92%। ऐसे बोलोगी सर ये तो 55% है, ये 90 से 92% क्यों, ये जो प्लाज्मा है पूरे ब्लड का कितना है, 55%, लेकिन अपने आप में तो 100% है कि नहीं, तो अपने आप में 100% है, तो इसमें 90 से 92% क्या है, जल है। 6 से 7% इसमें क्या होती है, प्रोटीन्स होती है। क्या होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं। और लगभग 1 से 2% इसमें क्या होता है, ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं, खनिज तत्व होते हैं। और मैं इधर बात करूं तो देखो कि मैं ये बोलूं कि ब्लड जो है, इस ब्लड में अधिकांश सर्वाधिक क्या होती हैं, आरबीसी होती हैं। क्या होती हैं, आरबीसी। कितनी प्रतिशत होती हैं, 99%। लेकिन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर कितनी होती हैं, 10% होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी का निर्माण हो रहा है, आरबीसी की संख्या बढ़ रही है, मतलब रक्त का निर्माण हो रहा है, रक्त की मात्रा बढ़ रही है। मतलब आरबीसी की संख्या क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। मतलब ब्लड की मात्रा क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। आई बात समझ में, नोट करो। में कौन कौन सी प्रोटीन है, जो प्रोटीन प्लाज्मा भाग में होंगी वही ब्लड में होंगी कि नहीं, क्योंकि ब्लड का भाग ही तो है प्लाज्मा। तो जो ब्लड में है वही किस में है, और जो प्लाज्मा में है वही किस में है। कोई पूछो आप आराम से क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो देखो कि सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा का जो रंग, यानी कि प्लाज्मा के नीचे की तरफ ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। तीनों तो आ गए, जल आ गया आपका, प्रोटीन आ गया, ग्लूकोज और क्या आ गए, खनिज तत्व आ गए। तो ये प्लाज्मा जो होता है इसका रंग कैसा होता है, तो याद रखना कि प्लाज्मा का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला होता है, लाइट येलो जिसको बोलते हैं। कैसा होता है, हल्का पीला होता है। आप आराम से रटोगे कि बिल जो क्या है, प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है।
ठीक है, ये आप आराम से रटोगे और एग्जाम में जाओगे और आपको पता रहेगा कि प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। और क्वेश्चन में आएगा कि प्लाज्मा का रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है, निम्नलिखित में से कौन से वर्णक के कारण होता है। तो आप बोलोगे हे भगवान, ये एग्जामिनर है क्या, हमें तो यही याद था, ये तो इसने कहाँ पटक दिया, क्वेश्चन में ही पटक दिया, जो हमें आ रहा था वो तो क्वेश्चन में पटक दिया। और पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछते हैं, बहुत ही गहराई से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लाज्मा जो है उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है, लेकिन किसके कारण होता है। तो देखो कि हमारे जो क्या होते हैं, कोई भी जो क्या होते हैं रंग की बातें करते हैं, तो रंग प्रदान करने वाला क्या होता है, वर्णक होता है, पिगमेंट होता है। जैसे पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, परान्नहरित के कारण। तो परान्नहरित एक पिगमेंट है कि नहीं है। मूत्र का हल्का पीला रंग होता है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, तो रंग प्रदान करने वाला क्या होता है, वर्णक होता है कि नहीं होता। तो हम ये बोलेंगे कि प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, लेकिन किसके कारण होता है, तो बिलरुबिन वर्णक के कारण। किसके कारण होता है, बिलरुबिन वर्णक के कारण। और आपको पता भी है कि एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, पीलिया रोग। क्या बोलते हैं, पीलिया रोग। और उस पीलिया रोग में हमारे शरीर के अंग कैसे दिखाई देते हैं, पीले दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं कि पीलिया जो रोग होता है, उस पीलिया रोग में हमारा लीवर क्या होता है, प्रभावित। और उसी लीवर में किसका निर्माण होता है, बिलरुबिन वर्णक का निर्माण होता है। तो लीवर प्रभावित होगा तो बिलरुबिन है वो अधिक मात्रा में क्या होगा, स्रावित होगा। और बिलरुबिन जब अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो ये बिलरुबिन है वो किसका गहरा रंग कर देगा, प्लाज्मा का जो रंग है वो क्या कर देगा, गहरा पीला कर देगा। अब प्लाज्मा गहरा पीला रंग का हो जाएगा तो ब्लड भी कैसा, पीला हो जाएगा। और ब्लड शरीर के सभी अंगों तक जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिर सभी अंग भी कैसे दिखाई देंगे, पीले दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे, पीले दिखाई देंगे। और मैं आपको ये बोलूं कि प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा में उपस्थित जो प्रोटीन होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखो कि प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोटीन है उनको याद रखने का तरीका, बोलो भाई, थ्रोम्बिन, बोलो देखिए मुझे, थ्रोम्बिन। इसके पहले लगा दो प्रो, क्या लगा दो, तो दूसरा क्या हो गया, दोनों को जोड़े में याद रखो, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, याद रखो फाइब्रिन, बोलो इसको, फाइब्रिन। इसके लगा दो नोजन, तो ये क्या हो गया, फाइब्रिनोजन। दोनों को एक साथ याद रखो, फाइब्रिन फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन फाइब्रिनोजन। ठीक है, ब्लड में कौन सा बीन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सी प्रोटीन से, ग्लोबिन प्रोटीन से। तो हीमोग्लोबिन से कौन सी याद हो जाएगी, ग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगी। और इसके अलावा याद रखना एल्ब्यूमिन। ये दोनों वही जोड़े नहीं है, बाकी ये जोड़े हैं, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन फाइब्रिनोजन, ग्लोबिन और कौन सी होगी, एल्ब्यूमिन हो गई। तो आपको पूछे कि ब्लड में कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं, तो ये ब्लड में होती है। या पूछे कि प्लाज्मा में कौन कौन सी होती हैं, तो ये भी किस में होती हैं, प्लाज्मा में। क्योंकि प्लाज्मा किसका भाग होता है, ब्लड का भाग होता है। नोट करो।